हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आई रियली होप कि आपने लास्ट वाला सेशन बहुत अच्छे से देखा होगा और उसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी, जिसमें टीचिंग वाइज, रिसर्च और आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। 5 क्वेश्चंस थे उसमें। हमने इनलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को देखा था और जैसे कि मैंने आपको बताया, अब डीआई जो है वो पहले आना शुरू हो गया है, लेकिन 2020 में ये कुछ बाद में होता था और यहाँ पर 26 to 30 में दिया गया है। और आपको पता है कि हम डीआई का क्लास है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्लास है वो सेपरेट लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डीआई और आरसी का रहेगा। आज हम 30 से लेके 50 तक इसको कवर कर देंगे, जितना मैक्सिमम हो पाया हमसे। ठीक है जी। द टर्म प्लॉटर इज, अब प्लॉटर हम यहाँ जानते हैं कि जैसे बड़े बड़े मैप्स प्रिंट होते हैं। अब देखिए, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस वाइज भी पूछा जा सकता है, क्वालिटी वाइज भी पूछा जा सकता है, और यहाँ से आईसीटी का पार्ट क्या है शुरू हो गया है। इनिशिएटिव वाइज भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको नॉर्मल क्वेश्चन वाइज भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है, आउटपुट डिवाइस टू ड्रॉ और वी कैन से ग्राफिक्स, जैसे मैंने आपके साथ एक बड़े मैप्स की बात करी, बिल्कुल बेसिक है। और जो 32 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर तो 1 यूनिट की बात करी गई है। जैसे हमने एक शॉर्टकट बनाया था, BK MGT PEZY BG, ये छोटे से शॉर्टकट हमने बना लिए थे, मेमोनिक्स बना लिए थे। बाइट, किलोबाइट, मेगा, गीगा, टेराबाइट, पेटा, एक्सा, जेटा, जोटा, ब्रोंटो एंड जोपाइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये हमें मेमोनिक्स याद है तो हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। अब देख सकते हैं, अगर हम देखें MGT आ गया, PEZY, तो ये तो ठीक लग रहा है। PEZT, टी गलत हो गया, ई फिर बाद में आ गया, ये भी गलत है, ये वाला भी गलत है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ये इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं। अब डिफिकल्टी लेवल की जो मैं बात कर रहा था, ये हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू। अब उन्होंने क्या कह दिया कि जी 7 MB की फ़ोटो है या 10 MB की ये वाली फ़ोटो है, इसको टोटल में कितना होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो आपने अपनी तरफ से कुछ राउंड ऑफ नहीं करना। एक की वैल्यू हमें 1024 दी जाती है। अगर मैं ये बात करूँ, 1 बाइट या 1 किलोबाइट किसके इक्वल होगा? 1 किलोबाइट कितने के इक्वल होगा? 1024 बाइट्स के इक्वल होगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। मीन्स अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने पे आता है यूजीसी तो इस तरीके का बढ़ाता है, अदरवाइज़ अगर आसान आना शुरू होता है तो फिर वो आसान भी बहुत बार आ सकता है। क्लियर है ये वाली बात? अब ई कॉमर्स का क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ई कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, प्रोडक्ट रिलेटेड टू दी कंप्यूटर्स एंड द प्रोडक्ट सर्विसेज ओवर दी इंटरनेट। अब यहाँ पर क्या है, ई कॉमर्स की बात करी गई। इसमें ई कॉमर्स, एम कॉमर्स की बात हो सकती है, इंटरनेट की बात हो सकती है। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ गया? यू नो वेरी वेल, मैंने आपको भी रिसेंट क्लास में बताया था कि वेब 1.0, 2.0 ऐसे लेके 5.0 तक का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आप ये मत समझिए कि 2020 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट है। अरे ये सभी क्वेश्चन क्या है, आपके लिए बेस रेडी कर रहे हैं कि कौन से में क्वेश्चन पूछा गया। कोई आसमान से उतर कर नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, उसी को थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है? प्रोडक्ट्स, जो सर्विसेज हैं जो हम इंटरनेट के ऊपर असेस करते हैं, उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। 34 जो असर्शन रीजनिंग की फॉर्म में है, दी इंट्रानेट। अगर आप ये फॉर्म देखें, नेगेटिविटी वाइज नहीं, पॉजिटिविटी वाइज, इंटर बहुत सारे लोगों के साथ, नेट हो गया एक तरीके का वेब, हम इसमें ही फंसे हुए हैं। इंट्रा मीन्स अपने साथ। इज ए प्राइवेट नेटवर्क ऑफ शेयरिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली वो हमें कह रहा है कि हमारे साथ है। इट इज़ ए प्राइवेट वर्जन ऑफ इंटरनेट। अब हम इसको प्राइवेट नहीं कह सकते, इसको क्या नहीं कह सकते? प्राइवेट नहीं कह सकते। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुई कि क्यों ऐसा प्राइवेट इसको कहा गया है। करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने कहा है कि बिकॉज इंटरनेट क्या है, प्राइवेट वर्जन है। प्राइवेट वर्जन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, एक फॉर्म है जिससे हम यूज़ कर रहे हैं। 35 नंबर, और याद रखिएगा, ईथरनेट, एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट,
और अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क अर्पानेट, इनके क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं और इस बार आए भी हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप एनालिसिस देख सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस अलाउ अ यूजर टू कॉपी एन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट सेव इट ऑन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन ए कंप्यूटर। सेम वही यहाँ पर आ गया स्कैनर। कहाँ से क्वेश्चन आया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जब आप कहेंगे सर टॉपिक क्या है, सेम है, लेकिन क्या बदला, फॉर्मेट चेंज हो गया। जितनी जल्दी इसको समझ पाएंगे उतना जल्दी आपके लिए इजी है। आईसीटी वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं हमारा पीपल एनवायरनमेंट जो टॉपिक है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये शुरू हो गया है। ये करंट अफेयर्स वाइज टॉपिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो किसी और से पेपर क्लियर कर लूँगा, नो। कभी इंटरव्यू में फंस गए असिस्टेंट प्रोफेसर वाली में, वहाँ दिक्कत आ जाएगी आपको कि नहीं सर वहाँ रिसर्च पूछेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अब उनको पेपर 1 पेपर 2 का क्या मालूम। भाई साहब जो इंटरव्यू में बैठे तो उनको सब मालूम होता है, बस जब वो पूछने पे आगे फिर डिपेंड करेगा कि क्या क्या है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट का पूछा गया है, रेजिडेंशियल एरियाज, ओशियंस, इंस्टीट्यूशनल एरियाज, एग्रीकल्चर और वी कैन से डेजर्ट स्टॉर्म्स। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया है। हाँ जी, तो सबसे पहले कट किसको कर सकते हैं, ये पहले आपने देखना है, किस चीज़ को कट कर सकते हैं। क्या ओशियंस को कट किया जा सकता है, पहले ये देखिए, क्या ओशियंस को कट किया जा सकता है या नहीं कट किया जा सकता। ठीक है, सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट कहा जा रहा है, हम ये कह सकते हैं कि डंप कर सकते हैं हम इसमें, लेकिन क्या नहीं कर सकते जी। 36 में जो हमारे पास ऑप्शन है, डंप कर सकते हैं लेकिन सोर्स नहीं है, सोर्सेज पूछा है। ठीक है, सो फिर सेकंड वाला कट कर दें, जो जहाँ पे सेकंड है सेकंड वाला कट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया इंडस्ट्रियल एरिया में, पता है यहाँ तो होता ही है, एग्रीकल्चर वाला वेस्ट भी है, सॉलिड वेस्ट है। अब डस्ट स्टॉर्म क्या है हमारे लिए फाइनल होगा या नहीं होगा, वो रेजिडेंशियल एरिया तो रहेगा ही रहेगा। अब डेफिनेटली डस्ट स्टॉर्म्स हमारे लिए सॉलिड वेस्ट का रीज़न नहीं है, ये भी गया। हमारे पास आंसर क्या है, राइट आंसर 1, 3 एंड 4। क्लियर है, जहाँ से सॉलिड वेस्ट आता है रेजिडेंशियल एरियाज में सॉलिड वेस्ट रहेगा, इट्स नॉट रिलेटेड टू द किचन। जब हम घर बना रहे हैं, पेंटर्स के पास जो वेस्ट है, पीओपी हो रहा है वो वेस्ट है, और जो मैसोन्स हैं काम कर रहे हैं सीमेंट वगैरह, वो सारा क्या है हमारे लिए सॉलिड वेस्ट है। इवन कारपेंटर्स भी। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, यूट्रोफिकेशन लिख लीजिए जी, 2023 में पूछा गया। यूट्रोफिकेशन, ओलिगोट्रोफिकेशन, मीजोट्रोफिकन, ये ऐसे वर्ड्स को पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द सेप्टिक सिस्टम। जो सेप्टिक की बात कर रहे जा रही है, ये सीवेज अनट्रीटेड सीवेज प्लांट की क्या है बात कर रहे हैं, जहाँ पर काम नहीं हो रहा। अब सॉइल पोल्यूशन की बात है, अगर ऑफशोर ऑयल ड्रिल कर रहे हैं, क्या वो सॉइल पोल्यूशन में कंसिडर होगा या नहीं होगा, बस इस बात को देखिए। सो नहीं होगा, सो हम इन ऑप्शंस को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है जी, ऑफशोर ऑयल ड्रिल। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ कैंसर, यूट्रोफिकेशन, ये किसका, वाटर का, ओशन का बात है, जब न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कम ज़्यादा इस तरीके से ऑप्शंस रहेंगी। जो एल्गी है उसके लिए सारी चीज़ें, एल्गल ब्लूम्स है उसके साथ ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद इज 1, 3 एंड 5। सो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, दोनों ही पानी से रिलेटेड हैं, लेकिन हमें सॉइल की बात है, इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स हैं, और उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट है, और उसके बाद इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द सेप्टिक सिस्टम है। मैं रब कर भी बता देता हूँ, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो अनसाइंटिफिक डिस्पोजेबल है, जापान ने करना चाहा था लेकिन उसको रोक दिया गया कि सर हमारे पास जगह नहीं है, हम कहाँ पर इसको रखें। ठीक है, वो ओशन की बात कर रहे थे कि क्या वहाँ पर ड्रिल करके रख सकते हैं, तो यूएन ने कहा था नहीं, अगर आपकी पॉपुलेशन यूरेन वाटर ले सकती है तो आप वहाँ रख सकते हैं। इट मीन्स इट्स क्वाइट डेंजरस टू पुट द न्यूक्लियर वेस्ट इनटू द ओशियन। सो 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द मैनग्रोव कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अभी मैंग्रोव्स के बारे में पूछा गया है, और इसके रिगार्डिंग हमसे 2024 में भी पूछा गया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ डोंट अंडर एस्टिमेट कि 2020 में आए, यहाँ नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो दीज आर द ट्रीज विच प्रोटेक्ट वल्नरेबल कोस्टल एट द
दे होल्ड सॉइल टुगेदर। इवन बहुत सारी ऐसे फिशेज़ हैं जो मैंग्रोव ट्रीज़ के जो रूट्स हैं और वहाँ की जो प्लेसेस हैं वहाँ पर वो अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, फिर आगे समुंदर में गहराई में चले जाते हैं। इसके लिए आपको सोनी बीबीसी अर्थ देखना पड़ेगा कि मैनग्रोव्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है, सेफ्टी हैज कैसे है। ठीक है जी, विजुलाइजेशन से वहाँ से मिल जाएगा। वीओसी जी, देखो वीओसी कब पूछा गया जी, 2020 में पूछा गया। अब उसके बाद 5 साल हो गए जी, क्या अभी तक नहीं पूछा गया? बहुत बार पूछा गया है। अब तो डायोन्स, फोरेंस, बहुत सारी चीज़ें वीओसी से आगे पूछी जा रही हैं। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप इस लेक्चर को कितना सीरियसली ले रहे हैं। 39 वी हैव, सो दे में कॉज्ड एसिड रेन है। कॉज कैंसर ऑफ एसिड हमें पता है कि CO2 का रोल है, सल्फर डाइऑक्साइड का रोल है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इस तरीके से रोल है। नाइट्रिक एसिड भी NO2 के साथ भी है। तो 1 के साथ हमें कंसिडर करना है कि 1 को कंसिडर करेंगे, 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो 1 से फिर ये वाले रॉन्ग हो जाते हैं, हम तो एक ही से बच गए, 2 और 3। दे कॉज कैंसर प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑन दी फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब यहीं से फिर क्वेश्चन निकला है कि फोटोकेमिकल स्मोक ही से कहाँ से बनती है, VO2 से बनती है, NOx से बनती है, और कौन कौन से कंपाउंड चाहिए होते हैं, क्या वाटर वेपर चाहिए होता है, जो 23 में, 24 में, 25 में क्वेश्चन पूछा गया। इसीलिए आपके साथ जो मैं पर्सनल डिग कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, नहीं तो इसको टाइप करके भी लिख सकते थे, स्नैपशॉट करके भी, बट आपको जैसे बुक्स में दिया गया है, वट एवर भी द बुक इज, उसको यहीं से सॉल्व करवाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सेंट्रल एम ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। सेंट्रल एम क्या था जी पेरिस एग्रीमेंट का? CFC कमीशन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात कही जा रही थी, क्या वो क्योटो प्रोटोकॉल में था या बायोलॉजिकल तो यहाँ पे कार्टेगना प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल है, ओजोन मॉन्ट्रियल के रिगार्डिंग है। ठीक है जी, तो एक ही चीज़ बच गई हमारे पास, तो ग्लोबल रिस्पॉन्स ऑफ थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज दी राइट आंसर। ये तो क्योटो प्रोटोकॉल में था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है, ये कार्टेगना और नगोया प्रोटोकॉल में जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी था। सो ये हमारे पास क्या रह गया स्टूडेंट ने, ग्लोबल रिस्पॉन्स टू दी क्लाइमेट चेंज। इस तरीके से आपको अगर पॉइंट याद हैं तो आप कभी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। हाँ जी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास अब आ गया जी हायर एजुकेशन का। सो एंशियंट यूनिवर्सिटी फेमस फॉर स्पेशलाइज इन है। अब ये बात यहाँ पर करें, बुद्धिज़्म के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता था वो वल्लभी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता था। आइडेंटिफाई द नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, ग्रेंटोलॉजी, साइकोलॉजी, एथिकल हैकिंग, एंथ्रोपोलॉजी, पेट ग्रूमर्स। अब एंथ्रोपोलॉजी से क्या हम इस ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं जी, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल की बात यहाँ पर कही जा रही है। नॉन कन्वेंशन, कन्वेंशन वो पहले वाला। ठीक हो गया जी, बात क्लियर है? 100% ठीक है। सो जहाँ पर 4 नहीं है वो कट कर देते हैं, ये कट हो गया। उसके बाद पेट ग्रूमर्स बिल्कुल ठीक है जी, नॉन कन्वेंशनल है। और एथिकल हैकिंग ठीक है जी, पहले तो वाली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता था, इसको भी हम कैंसिल कर दे रहे हैं। सो वी हैव एथिकल हैकिंग, एंथ्रोपोलॉजी एंड दी पेट ग्रूमर्स। आइडेंटिफाई द की रिजल्ट एरियाज ऑफ स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लिवलीहुड प्रमोशन, या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट सेक्टर, क्वालिटी एश्योरेंस, इंक्लूजन, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट थ्रू एन एजेंसी, एक्सपेंडिंग स्किल थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शन बिलो। अब संकल्प है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स कहिए, या फिर वही हायर एजुकेशन वाइज इनिशिएटिव वाइज कहिए, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड वाइज कुछ आ गया है, स्किल सेट वाइज पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन। सो यहाँ पर इसका जो आंसर है हमारे पास D आंसर है। फर्स्ट बिल्कुल राइट है, थर्ड बिल्कुल राइट है, क्वालिटी एश्योरेंस है, 4 बिल्कुल हमारे पास इंक्लूजन राइट है, एंड देन देयर इज द एक्सपेंडिंग स्किल थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब एक वर्ड आता है जी, एक होता है इक्विटी, एक होता है क्वालिटी, EQUALE टाइप, इक्वालिटी। अब यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक पर्सन है, वो क्या कर पा रहा है, सामने विंडो की तरफ दे रहा है, मैच देख रहा है, वो इतनी हाइट है लेकिन ये दीवार से छोटा रह गया। इस तरीके की पिक्चर आपने देखी होगी कि ये दोनों लोग क्या हैं, छोटे रह गए लेकिन यही देख पा रहा है। मतलब हमने सबको अवसर दे दिए इक्वालिटी
रिसोर्सेज दे दिए गए हैं, लेकिन अब वो देखना नहीं देखना कैसे जा पा रहा है। बट इक्विटी क्या हो गई कि तीनों के लिए क्या बना दिया गया, सेम टेबल दे दिया गया। मतलब हाइट ज़्यादा थी तभी भी देख पा रहा है, हाइट कम थी तभी भी देख पा रहा है, और भी हाइट कम थी तभी भी देख पा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड द इक्विटी के अगर रिसोर्सेज दिए हैं, हमने उनको साथ में सेटिंग या प्रावधान करके भी दिया है कि वो सामने चीज़ों को देख पाए। सो हेयर वर्ड इज इंक्लूजन, क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्टीट्यूशनल थ्रेट स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंडिंग स्किल्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसको पीपीपी भी बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़। और ये हमारा नेशनल नॉलेज कमीशन का पार्ट भी है, एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, सैम पित्रोदा कमेटी। हाँ जी, नीति आयोग इन दी 3 ईयर एक्शन एजेंडा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 2020 का क्वेश्चन 2024 में पूरा रगड़ रगड़ कर आ रहा है। रगड़ के मतलब बहुत घिसाई हुई बच्चों की, लेकिन कर नहीं पाए कि 5 ईयर प्लानिंग का क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। सो एनवायरमेंटल इज देयर, सिविल सर्विसेज, इलेक्टोरल, करप्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड दी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इसकी ऑप्शन दूसरी साइड है, वी हैव टू सी। सो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं कंसिडर कर लेते हैं। यू हैव टू रिमेंबर, सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट वन। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 44 का बी ऑप्शन है जी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो 3 ईयर एक्शन एजेंडा था, सिविल सर्विसेज का था, इलेक्टोरल था, ग्रुप पर करप्शन रिलेटेड था, और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 5 ईयर प्लानिंग का, मैंने आपको क्लास में भी बताया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस विल बी कंसिडर्ड रिलेटिवली एडवांस्ड स्टेज। वैल्यू एजुकेशन क्वेश्चन आ गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन आ गया, ये समझिए। इट इज़ वैल्यू कंसोलिडेशन थ्रू द इंटीग्रेशन। एक्सपोजर का, अब एक्सपोजर अम्ब्रेला मार्क में आ गया, इनर वैल्यूएशन पॉजिटिव नहीं है, ये तो नकल मार्कर हो गया, इमिटेशन हो गया। सो यहाँ तक भी हमने आज क्या किए, 20 क्वेश्चंस का क्या किया जी, प्रैक्टिस कर लिया है, आईसीटी कर लिया है, हायर एजुकेशन हो गया है, हायर एजुकेशन के साथ हमने पीपल एनवायरनमेंट को कवर किया। ये यहाँ से हमने 30 से लेके 45 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा समय है, हम थोड़ा सा इस पैराग्राफ को देख लेते हैं, आंसर विल सी कि कैसे होगा। Two paradoxes inform and problematize every discursive and practical employment of human rights। हमें पता चल रहा है कि ह्यूमन राइट्स और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। द फर्स्ट इज सब्सटेंसिव, डायरेक्टली पॉलिटिकल, कंसर्न द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड द पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल आएगा, जॉब देना नहीं देना, बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल एथिक्स इन जनरल। द अदर इज नियरली मोर एपिस्टमोलॉजी, नया वर्ड है आपके लिए एपिस्टमोलॉजी, from where you construct this knowledge and how you will validate this knowledge, and moral values. It addresses the issue of how one understands and practices the relationship between the idea, actuality, moral universality, and cultural relativity. Each stem from the fact that human right could cobble together two kinds of concept, practical relation that are not innate friendly, treat them as one, ignoring the inherent absence of complementarity in their relationship. Thus, discourse of human right synthesizes occludes paradoxical feature of the origin, history, character of human right as an idea and practice। ये भी अंडरलाइन करने वाला, making it for self-evident conceptual thing guide or to the moral practice। Paradox has always marked the invocation of human rights since their discursive inception. The initial paradoxes have not been solved, so laid by the new iteration, them namely called Universal Declaration of the Human Rights। Joining the paradoxes in overarching, ये conclusion है जी, that articulates human right as a trans-political phenomena, besides being a political phenomena designed to uplift all the human societies। paradox के बारे में बात करी गई है। The first important area of human right paradox is concerned with, just अभी रीड किया है, कहाँ से आएगा, हमने अभी अंडरलाइन किया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। फर्स्ट इज सब्सटेंटिव, डायरेक्टली पॉलिटिकल, कंसर्न द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन, belongs to the domain of political ethics in general। क्लियर है जी, पॉलिटिकल एथिक्स इन जनरल। 46D
45 लो जी, एपिस्टेमोलॉजिकल अभी बताया, वाई वेयर हाउ। ह्यूमन राइट्स रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या ह्यूमन एस्पेक्ट है, मोरल डिग्रेडेशन है, कल्चरल डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, कल्चरल डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। यहाँ पर दोबारा से वर्ड देख लेते हैं, नो इश्यूज। Here is more near epistemology moral, that is the issue how one understands and practices the relation between the idea and actuality, moral universal and the cultural relativity. Clear? What is ignored in comprehending two paradoxes of human rights? क्या क्या चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं? सो क्या है, इनेट फ्रेंडलेस है, एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, बिटवीन आइडिया एंड एक्चुअलिटी है, मॉरलिटी है। सो हियर इट इज़ एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। यहाँ पर हर एक वर्ड हमने पढ़ा है, सिंथेसाइजेज, ऑकुलेट्स, पैराडॉक्सल फीचरोइजन है ह्यूमन आइडिया, मेकिंग इट सेल्फ एविडेंट एंड conceptual थिंग to moral and political practice. It is a mark the invocation of rights not been solved so much new iteration them, namely UDR. ठीक है जी, यहाँ से हमने ये वर्ड्स को क्लियर किया। एंड प्रोमिसरी ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक हो गया जी। The discourse of human, let me see where the word is, practice making self-evident concept, yes, inherent absence of complementarity in the relationship। ये रहा, ठीक है। सो लास्ट टू क्वेश्चंस, व्हाट इज मिसिंग इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन राइट। अभी डिस्कोर्स है वहाँ पर लिखा ही हुआ था, डिस्कोर्स सेल्फ एविडेंस इज ए कॉन्सेप्ट, इज राइट वन। सेल्फ एविडेंस एज ए कॉन्सेप्ट, डिस्कोर्स में क्या चीज़ें मिसिंग थी, सेल्फ एविडेंस की बात यहाँ पर करी जा रही है। सो लास्ट क्वेश्चन वी हैव dear स्टूडेंट्स, what is added to the existing paradox of the human rights। क्या एग्जिस्ट हो सकता है, political phenomena across the borders, political phenomena across the borders, joining the paradox in overarching feature articulates human right as trans-political phenomena besides a political phenomenon designed to uplift all the societies। So here it is, ICT, people environment development, हायर एजुकेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टोटल 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। DI हमारा बचा है और एक मैथ बचा है, उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर सारी चीज़ें अच्छी लगे तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।